नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे सियासी तूफान की। तूफान इस वजह से कह रहा हूं कि नेताओं के दौरों के आगे खुद राजनीतिक दल जोड़ के भेजते हैं कि हमारे फलाने नेता के तूफानी दौरे। जब तूफानी दौरे तो हम तो तूफानी बता रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी कांग्रेस के, लेकिन अलायंस के जो नेता चाहे सीपीएम के हों कांग्रेस के साथ में या फिर आरएलपी के हों, वो भी अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर स्टार कैंपेनर है उसका जो खर्चा होता है पार्टी में जाता है, पार्टी का खर्चा बड़ा मायने नहीं रखता है। अदरवाइज आपका जो कैंडिडेट है, जो लिमिट है उसकी खर्चे की 90-95 लाख रुपए, आपके उसी में चला जाएगा। तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सियासी पारा भी इसी रफ्तार से चढ़ता नजर आएगा। नेताओं के बोल होंगे, दौरे होंगे और कुछ जारी भी हो चुके हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 6 तारीख को सोनिया गांधी खड़गे जयपुर में रहेंगे। इसी के साथ में और जो इनके स्टार कैंपेनर्स हैं, आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार उनका साफ कहना है कि लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके बाद में दौरे तय कर दिए जाएंगे। ये एक लंबा समय नहीं दिया जाता है। अभी जैसे 2 तारीख को प्रधानमंत्री का राजस्थान में दौरा है, 31 और 1 को अमित शाह का दौरा है। तो बिल्कुल कब पता चलता है? 1 दिन या 2 दिन पहले, मैक्सिमम 2 दिन पहले। तो कार्यकर्ता भी उसी तरह से तैयार होते हैं। भीड़ भी अगर हम बात करें तो वो मायने नहीं रखती है कि जब कभी आप अकेले बिना चुनाव के सभा होती है, उसमें आंकलन किया जाता है कितना लाख था, 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। लेकिन अगर 10,000 20,000 की सभा होती अब, तो ये मान के चलिए कि वो सभा सफल मानी जाती है कि पर्टिकुलर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके क्षेत्र के लोग वहां जमा हुए थे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ समीक्षक के रूप में हैं, हमारे साथ आरसी चौधरी साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित साहब भाजपा से हमारे साथ में। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। देखिए, स्टार कैंपेनर्स होते हैं, निश्चित रूप से मीडिया की नहीं पब्लिक की भी निगाहें उन पर टिकी होती हैं कि वो क्या कुछ कह करके जाएंगे, और उससे एक पार्टियों के प्रचार का टेम्पो भी बनता है। तूफानी दौरे होते हैं उनके, लेकिन सोशल मीडिया का वक्त है अभी। ये कितना मायने रखता है नेताओं के दौरे? अब देखिए योगेंद्र जी, नेताओं के दौरे का निश्चित रूप से असर पड़ता है। और मैं आपको 2 चीज़ बताऊं कि पहले चरण के नामांकन का काम लगभग पूरा हो चुका, लगभग क्या पूरा हो ही चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है, पूरा हो चुका है। और दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम चालू हो गया। 19 अप्रैल को पहला मतदान है, तो इस हिसाब से टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए तूफानी कहो या आप कुछ भी कहो, दौरे अब एक के बाद एक होने हैं, हर पार्टी के होने, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में होने। और ये प्रयास किया जाएगा कि कहीं ऐसी जगह पे दौरा हो जहाँ से 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया जा सके, वहाँ के लोगों को कवर किया जा सके। और देखिए, हर पार्टी को चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए उनको कोई ना कोई अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए माध्यम ढूंढना पड़ेगा। देखिए, आप चाहे कितना भी सोशल मीडिया की चर्चा कर लें, पर सोशल मीडिया के बारे में लोगों के अंदर एक ये भावना जरूर रहती है कि कहीं ना कहीं उसमें भ्रामकता भी हो सकती है। इसलिए जब फेस टू फेस यानी जो पब्लिक मीटिंग होगी, जिसके अंदर जो कैंपेनर है, स्टार कैंपेनर है, वो जो बात कहेंगे उस बात का असर दूर तक जाएगा। इसलिए इसकी तो ज़रूरत है ही है, और वो तो होना ही चाहिए। केवल सोशल मीडिया के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इस बात को बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आरसी चौधरी साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। स्टार कैंपेनर्स हैं, उनकी तैयारी की जाती है, कहाँ किस नेता को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार आप लोग? योगेंद्र जी, कोई भी राजनीतिक दल होता है, अलग अलग लोगों की डिमांड होती है उस क्षेत्र के अंदर, उस जगह पे, स्थान पे। और फिर ये भी रहता है कि अगर किसी नेता की ज़्यादा डिमांड हो सकता है उस समय, क्योंकि अगर पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो जाना है जी, उस समय तक पूरे देश का चुनाव है, अलग अलग हिस्सों पे डिमांड होती है। इसलिए प्रयास ये रहता है कि कम से कम कोई ना कोई जहाँ पे उनकी लोकप्रियता हो, जहाँ पे जनता का भरोसा हो, या फिर जो मुद्दों को मुख्यता से रख पाते हों, तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग जगह पे ये जरूरतें महसूस होती रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे स्टार प्रचारक, उसके अंदर राजस्थान के भी काफ़ी लोगों का प्रतिनिधित्व है बड़ी संख्या के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है। जाने पाने चेहरे हैं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। किसकी डिमांड है? ये जैसे ही चुनाव का नामांकन खत्म हो गया, अब रैलियों का आयोजन होना है जी। 6 अप्रैल को
जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम से जारी करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब हैं, हमारी जो सीसीपी की नेता हैं पूर्व अध्यक्ष रही श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जो उस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रहे, जो मेंबर्स रहे, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके जिस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को तैयार किया। इसलिए आप और हम सब जानते हैं कि स्टार प्रचारक की अपनी एक भूमिका होती है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आने वाले समय में ये क्लियर हो पाएगा कि कौन सा स्टार प्रचारक समय दे पाएगा और कितनी उनकी किस किस क्षेत्र से डिमांड आएगी। जी चलिए, लेकिन हर कैंडिडेट चाहता है कि मेरे यहाँ पे कोई ना कोई आए जरूर। जी निश्चित रूप से। जी राजपुरोहित साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। आपके भी नेताओं के दौरे तय हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये वो वक्त होता है इलेक्शन का, बड़ी आपाधापी होती है। इसमें 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 5 दिन पहले भी नहीं कह सकते, 2 से 3 दिन पहले भी दौरे तय होते हैं कि इसका रोड से होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। लेकिन कार्यकर्ता पर वाकई असर पड़ता है ये गर्मी के दौर में, या इकट्ठे भीड़ जुटाने की जरूरत पड़ती है? 2 तरीके के काम चुनाव के अंदर होते हैं प्रचार के लिए। पहला काम है प्रवास, दूसरा है संगठनात्मक प्रवास। दोनों प्रवासों में योग्य अंतर होता है। संगठनात्मक प्रवास के नाते हमारे यहाँ विनय सहस्त्र बुद्धे जी, प्रवेश साहिब सिंह जी और विजया राटकर जी और वी सतीश जी, इन्होंने कैंपेन पूरा यहीं कैंप भी जयपुर कर रखा है, क्योंकि संगठन का काम वो लोग देख रहे हैं। दूसरा काम है संगठन के नेताओं के प्रवास, विधानसभा लेवल पर, लोकसभा लेवल पर और क्लस्टर लेवल पर। क्योंकि हमने क्लस्टर भी बनाए हैं, हमने राजस्थान में 8 क्लस्टर बनाए हैं, क्लस्टर पे हम लोगों का फोकस है। और जो बड़े नेताओं के दौरे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जेपी नड्डा साहब का है, इधर अपने माननीय अमित शाह जी का है, ये दौरे जो बड़े दौरे हमारे जो होने हैं वो हम लोग प्रयास करें क्लस्टर लेवल पर कम से कम एक बड़े नेता की या 2 बड़े नेता की मीटिंग हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद में लोकसभा, जैसे आज की बात करते हैं, आज हमारे केंद्रीय मंत्री शांतनु कुमार जी बीकानेर आए हुए हैं इसी काम के लिए, चुनाव के काम के लिए। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। और रही बात डिमांड की, डिमांड हमारे बड़े नेताओं की सब जगह रहती है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो। हम लोगों को तय करना है कि किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी जाएंगे, किस क्षेत्र में अमित शाह जी जाएंगे, किस क्षेत्र में जेपी नड्डा जी जाएंगे, किस क्षेत्र में भूपेंद्र पटेल जी जाएंगे, किस क्षेत्र में वसुंधरा राजे जी जाएगी, किस क्षेत्र में अर्जुन राम जी जाएंगे। क्योंकि तीनों नाम हमारे स्टार कैंपेनर में शामिल है, वसुंधरा जी का भी है, अर्जुन राम जी का है, भूपेंद्र पटेल जी का भी है, भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, अलवर हमारे जो कैंडिडेट है। मेरा ये निवेदन है कि जनता डिमांड कब करती है? जनता डिमांड जब करती है जब जनता को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस नेता ने कुछ हमारे लिए किया है। और नेता जब वहाँ पे जाता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करता है, वो बताता है कि हमने आपके लिए ये काम किए हैं, ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। सच्चाई की कौन तय करेगा? जनता तय करती है कि जो वक्ता बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, और उस वक्ता का इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना पड़ता है, ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं। इसमें कोई सच्चाई है। ये आदिवासी बेल्ट है, बांगड़ इलाका है, बांगड़ इलाका में ज़्यादातर गुजरात के नेताओं को हम लोग वहाँ प्राथमिकता देते हैं, वहाँ गुजरात के लोग, क्योंकि गुजरात और बॉर्डर पे। पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये टच करते इलाके। अगर आप ईस्टर्न इलाके में जाएंगे, भरतपुर, धौलपुर, ये यूपी बॉर्डर से टच इलाके हैं। जी, कुछ कास्ट फैक्टर के नेताओं को बुलाते हैं आप? नहीं, कास्ट फैक्टर के नेता का हम ज्यादा ध्यान है। हमारे लिए 4 कास्ट है, गरीब, किसान, महिला और युवा। हम दूसरी बात बताता हूँ, हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात चली थी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? विधानसभा स्तर तक जाकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो काम राज्य सरकार ने 3 महीने में और 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस जनता को क्या काम किया, क्या राहत दी है, और तो और हम कैंपेन का एजेंडा भी यही रहेगा आप लोगों को? बिल्कुल। और हम तो एक और बताऊं, हम तो पिछले 3 महीने से लाभार्थियों के पास जा रहे हैं जिनको लाभ मिला है, चाहे उज्ज्वला योजना का मिला है, चाहे हर घर नल योजना का मिला है, चाहे किसान सम्मान निधि का मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला है। और तो और हमने, आपने ध्यान होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने निकाली थी गांवों में। क्यों निकाली थी? हमने इसलिए निकाली थी कि जो लोग उस योजना से वंचित रह गया है, वो जुड़ जाएं, किसी कारण से वो योजना में शामिल नहीं हो पाया है, उसको हमने शामिल किया है। और आज वो आपको गर्व के साथ बता रहा हूँ, हम लोग रोज करीब 15,000 लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। खैर चलिए, लाभार्थी का नजरिया क्या होता है वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कारण मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि पिछले दिनों राजेंद्र जी जानते हैं और हमारे सारे दर्शक भी जानते हैं, अशोक गहलोत साहब ने एक मुहिम चलाई थी लाभार्थियों से मिलने की, उनके पास में जाने की, लाभार्थियों के कैंप की, लेकिन रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं रहा।
इसी तरह से मुझे ध्यान है कि पहला कार्यकाल जब कंप्लीट किया गया था, वसुंधरा राजे जी की मुख्यमंत्री थी, जयपुर के अमरूदों के बाग में एक बड़ी सभा की गई थी। मोदी जी लाभार्थियों से मिले थे, वसुंधरा जी की सरकार चली गई। क्या लगता है आपको राजेंद्र जी, राजनीतिक दल स्वयंभू तय कर लेते हैं कि लाभार्थी और जिसको हमने दे दी तो वो तो मतलब ये मान के चले कि हमारा मुरीद हो गया और वो वोट तो हमें ही देगा, ये हो सकता है, या वो अपने हिसाब से चलता है? नहीं, देखिए, जो मतदाता है वो नेताओं से ज्यादा स्मार्ट है। उसको आप ज़्यादा परिपक्व मान करके चलो, वो नहीं है, वो इन रिझाने वाली बातों के अंदर नहीं आने वाला है। उसकी परिपक्वता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका वोट देने के निर्णय की क्षमता पे अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। पहले एक समय कहा जाता था साहब दबाव के अंदर, जातिगत दबाव के अंदर, पॉलिटिकल दबाव में, पड़ोसियों के दबाव में, मतलब किसी भी तरह के दबाव के अंदर वोट डालता था, पर वो स्थिति अब लगभग खत्म हो गई है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, दो चीज़ें पूरे इस कैंपेन को लेकर के अपन देखें तो देखिए, 102 सीटों के लिए चुनाव होना है 19 अप्रैल को। 102 सीटों तक आप सब जगह पीएम का पहुंचना, दूसरों का पहुंचना, उसमें बिल्कुल संभव नहीं होगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इन्होंने एक बार यदि पीएम कहीं जाते हैं, या सोनिया जी कहीं जाती है, या राहुल गांधी जी कहीं जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उससे कोई जो मोमेंटो है, जो टेम्पो बनेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। इसकी भी अपनों को कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए लेकिन ये राजनीतिक दल ये मान के चलते हैं कि अगर मान लो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जयपुर में सभा किया, कोटपुतली में की, तो मान के चलते हैं कि सीकर की बेल्ट है, अलवर की बेल्ट है, जयपुर ग्रामीण है, आसपास का इसका एक असर पड़ता है। इसी तरह से कांग्रेस मान के चलती है, अगर उनका कोई, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या खड़गे हो, कोई भी स्टार कैंपेनर आता है तो उसका इंपैक्ट 2-3 सीट पे जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से रहता है, पर मैं कह रहा हूँ कि उस कैंपेन को यदि आप कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखोगे, इसीलिए 40-40 की जैसे दोनों दलों ने अंदर राजस्थान के अंदर बनाई अपने स्टार कैंपेनर, कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहुंचता रहे। बिल्कुल, वो चैन बनेगी, मोमेंटो बना रहे, चैन बनी रहे। अदरवाइज यदि एक बार जाकर के आगे, तो आप देखिए कि 15 दिन के अंदर पानी पता नहीं कहाँ का कहाँ बह जाता है। एक जन आएगा, उस 2 दिन बाद में दूसरी पार्टी का आदमी जाएगा, तीसरे दिन किसी और का जा सकता है। माहौल क्या बनता है, इसलिए माहौल जो बनता है उसको कंटिन्यूटी देने के लिए स्टार प्रचारकों की इतनी लंबी चौड़ी जो वो होती है, वो इसीलिए बनाई जाती है लिस्ट, कि वहाँ पर कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे दिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी एक इलाके के अंदर किसी एक कोने को टच करके आ जाए। ये तो बात हुई है, और उसी के साथ में ये मान के चल सकते हैं कि सियासी पारा जिसको हम कहते हैं, वो व्यंग, बाण और जो शब्दों के तीर चलेंगे, आपको लगता है उसी से बढ़ेगा? दौरा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो मंच से बोल क्या रहे हैं मायना यह रखता है। उस चीज का, उसके अर्थ और अनर्थ दोनों चीजें रहेगी जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ेगा। एक पार्टी उसको उसकी आलोचना करके उसको अपने तरीके से उपयोग करने की कोशिश करेगी, कोई एक व्यक्ति कहेगा उस चीज़ को, दूसरी पार्टी उसको अपनी तरीके से कहने की कोशिश करेगी, क्योंकि किसी सियासी मंच से बड़ा नेता कोई चीज़ कहता है, उस चीज़ को भुनाने की कोशिश दोनों ही दल करेंगे, बल्कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो करेगी, और वो अपने पक्ष में उसके नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को निकालने की कोशिश करेगी। जी, आरसी चौधरी साहब, आपके पास में आना चाहूँगा, काफ़ी एक्सपीरियंस आपको, आप देखते भी हैं, एनएसयूआई से छात्र राजनीति से आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जो हम समझ पा रहे हैं अभी, जो कह रहे हैं कि दौरे से ज़्यादा मायने रखता है कि वो मन से बोल क्या रहे हैं, और उसी के अंदर सियासत जन्म लेती है। लोग चाहते भी हैं कि अच्छा वो ये ठोक गए, अब इसका जवाब क्या आएगा, क्या चीज़ें आएंगी, उससे आपका चुनावी पारा चढ़ेगा। गर्मी का तो चढ़ता ही रहेगा। क्या वाकई इस तरह से देखा जाना चाहिए कि कैंपेनर से ज़्यादा इम्पैक्ट इस बात का आता है कि वो बोल के क्या जा रहा है? इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता के मुद्दे, 18वीं लोकसभा के अंदर अगर किसी भी दल की सरकार बनेगी, वो उस जनता के लिए क्या करने वाली है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो पिछला एक दशक जो बीता है, उस दशक के अंदर या तो आप विपक्ष को कोसना या फिर मुद्दों से इतर विभाजन का कोई ऐसे स्लोगन्स तैयार करना जिससे समाज में दुर्विकरण हो। और सत्ता दल के अंदर हम सब जानते हैं कि जिसका 1% भी, अगर एक वोट भी ज्यादा है, तो वो सत्ता की कुर्सी पे आसीन हो जाता है। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति को हम दशकों से जो देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि 18वीं लोकसभा में जो चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता करते हुए तमाम जो बातें कही थी, स्टार प्रचारकों के जो वक्तव्य को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा कि कोई भी जो स्टार प्रचारक है, धर्म के आधारित, धर्म से या किसी विभाजन से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। लेकिन चुनौतियां साथ साथ में दूसरी ओर भी रहती हैं योगेंद्र जी। आप और हम सब जानते हैं कि जिन जिन राज्यों में जो सरकारें होती हैं, उन सरकारों के द्वारा ही प्रशासनिक अधिकारी जो सभाओं की, रैलियों की अनुमति देते हैं। अभी नामांकन का जब दौर चल रहा था चूरू के अंदर, चूरू से पार्टी के अध्यक्ष
प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री को चूरू से बीकानेर जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति वहां से नहीं दी गई। बहुत सी बार होता है कि अंतिम समय तक हम प्रयास करते रहते हैं, हम चाहते हैं कि अमरूदों के बाग मेरे लिए हो, लेकिन प्रशासन चाहेगा कि दूर दराज आपको उस क्षेत्र से बाहर स्थान दिया जाए। तो ये सब चीजें चुनौतियों के तौर पर निश्चित रूप से सामने हैं। लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया, 7 जुलाई 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने अमरूदों के बाग के अंदर लाभार्थियों को और लाभार्थियों के साथ साथ में उन्हें तमाम लाभार्थियों पे पट्टे डाल के भेजा था। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है जो घोषणा पत्र हम जारी करते हैं उसको पूर्ण करने की। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो घोषणा पत्र उन्होंने आज से 5 साल पहले जारी किया था, सत्ता में बैठे वो ये बताएं कि हमने ये पूर्ण किया है। आगे आने वाले 5 साल में आपका रोड मैप क्या होगा, लेकिन इस प्रकार की कोई भी वक्तव्य हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ जो दल है वो नहीं दे रहा है। लगातार जो अभी राजपुरोहित जी का कहना था कि हम केवल विकास के एजेंडे पे बात करना चाहते हैं, गुमराह केवल विपक्ष करता है। मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ विपक्ष की है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, क्योंकि जवाबदेही की जिम्मेदारी देश की जनता ने सत्तारूढ़ दल को देती है। सत्तारूढ़ दल से प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन जब विपक्ष प्रश्न पूछता है तब सत्तारूढ़ दल को बेचैनी होती है और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा उस हर आवाज को बंद करने का काम किया जाता है जिस पर्सन से सरकार को बेचैनी होती हो या सरकार की जिम्मेदारी ठहरती हो। कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने आके ये बात कही या वित्त मंत्री ने आके ये बात कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इलीगल कहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, उस पर आके उन्होंने कोई प्रेस वार्ता नहीं की। वो भटकाने के लिए ये कहेंगे कि हमने तो जो पैसा लिया सो लिया, अन्य दलों ने भी पैसा लिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि आनन फानन में आपको वित्त विधेयक के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? जिस समय अगर आप कंसेंसस बनाते, संवाद करते, विपक्षी सांसदों की अगर आवाज सुनते तो निश्चित रूप से बेहतर होता। देश की संसद में जब 3 संहिताएं लाई जा रही थी और सत्तारूढ़ दल छाती पीट पीट के कह रहा था, उस समय 146 विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर कर दिया। कैसे कानून बनाना चाह रहे हैं? लोकतंत्र के अंदर एक भी असहमति की आवाज को सुना जाता है, लेकिन ये सत्तारूढ़ दल अहंकारी हो गया है, लोकतंत्र को हास्य पे धकेल दिया है, असहमति की आवाज को बिल्कुल जवाब दिला रहा हूं मैं, जवाब दिला रहा हूं। तो जो आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं यही एक विपक्ष के अपने बाण होंगे, अपने शब्द होंगे। और इसी तरह से मैंने कहा ना कि अब सियासी पारा तो अब चढ़ेगा, दौरों की वजह से नहीं है। दौरे के दौरान बोल क्या रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है और वहीं से रंगत जमती है चुनाव की भी। लोग देखते भी हैं कि अच्छा अब की बार तो ये कह गए और उसी से मीन मेक निकाले जाते हैं। चेतन जी, अभी आपने सुना आरसी चौधरी जी ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं और आपके जो जवाब होंगे उसी के इर्द गिर्द आपकी पार्टी के नेताओं के होंगे। मैं आता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद राजेंद्र जी करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जनता दबाव में वोट नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती है। राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है और देना भी नहीं चाहिए। पूरे देश में, हाँ पूरे देश में। अपन राजस्थान की बात करें तो ठीक रहेगा। दूसरी बात, मैंने आने के बाद में केवल हमारी योजनाओं के बारे में बताया, ना मैंने धारा 370 की बात की, ना मैंने श्री राम मंदिर की बात की, ना मैंने 3 तलाक की बात की, ना मैंने CAA की बात की, किसी की नहीं की। आप लगातार मेरे को देख रहे हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ने क्या प्रश्न उठाया? माननीय प्रधानमंत्री जी पर परिवारवाद के बारे में किसने अभद्र टिप्पणी की? सनातन के बारे में किसने अभद्र टिप्पणी की? सनातन एक डेंगू है, सनातन एक मलेरिया, हमने नहीं की। किसने की? योगेश जी आपको पता है। बार बार सनातन पर अंगुली कौन उठाता है? भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती, हमारे विपक्ष के मित्र उठाते हैं, इंडी गठबंधन के लोग उठाते हैं। और वो क्यों उठाते हैं उसके कारण आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। और इसीलिए हम आज संभाग स्तर पर, हम क्लस्टर स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम पूरे चुनाव कैंपेन में विधानसभा स्तर तक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हमने जो काम 300 दिन के अंदर राजस्थान सरकार ने किए हैं और 10 साल में मोदी जी ने जो काम किए हैं उनको लेकर के हम जा रहे हैं। जनता फैसला करेगी कि हमारे हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। इसका फैसला 2014 में किया, 2019 में किया और कितने मतों के अंतर से किया ये बताता हूं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे 1-2% का, नहीं है। 14 और 19 के बीच में 5.5% मतों का अंतर आया था। आज 28% मत ज्यादा है विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव के दोनों के बीच में। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर है वो 28% मतों का अंतर है। ये 28% मत माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पे, काम पे, राष्ट्रवाद पे, देश को जिस प्रकार से उन्होंने ग्लोबल लेवल पर स्थापित किया है, जिस प्रकार से 5वीं इकोनॉमी बनाया है, जिस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में काम हुआ है। और एक लास्ट बात कहकर मैं बात को विराम दूंगा। कांग्रेस भी आरोप लगाई, बिल्कुल अच्छी बात है, विपक्ष का धर्म है आरोप लगाना, लेकिन आरोप पे नाम के राष्ट्रवाद पे मत जाइए आप।
सेना पे आरोप मत लगाइए, आप इस देश की व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाओं पे आरोप मत लगाइए। सेना पे कब आरोप लगाए इन्होंने? सेना पे बताता हूँ, बताइए क्या सेना आरोप लगाए? भारतीय मतलब सेना इनका objection है कि अग्निवीर पे। मैं आता हूँ ना, अग्निवीर पे भारतीय objection। सेना अध्यक्ष को गुंडा किसने कहा था? गली का गुंडा। बताइए, नाम बताऊं आपको मैंने किसने कहा था? संदीप दीक्षित जी ने कहा था। संदीप दीक्षित जी कौन है? ये प्रेस के अंदर उन्होंने कहा है भारतीय सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा गया है। वो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। देश की जनता हर चीज बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन सेना का अपमान, राष्ट्रवाद, इस देशभक्ति के सवाल पे, देश के अखंडता पर, इस पे भारत की जनता नहीं आरोप सहनती है। और मैं तो कहता हूं विपक्ष के मित्रों को, मोदी जी को आप कहिए, योजनाओं पर आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष लगाएगा, लगाना धर्म है, लेकिन कम से कम इस देश के ऊपर आरोप, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप मत लगाओ। चुनाव आयोग पर आरोप तब लगाते हैं जब चुनाव हार जाते हैं, ईवीएम खराब हो जाती है। जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत बढ़िया है। कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं हुई, हिमाचल में ईवीएम खराब नहीं हुई, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जीत की खराब नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती तो ईवीएम इनके खराब हो जाती है। चुनाव आयोग गलत। अभी एक लास्ट लाइन, ताजा उदाहरण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन बॉन्ड के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, हम सम्मान करते हैं न्यायालय का। न्यायालय जो निर्णय देता है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट पर ये लोग उंगलियां उठाते हैं। न्याय व्यवस्था पर कभी भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अभी बात की थी विपक्षी दलों के बारे में, मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, कोई भी भ्रष्टाचारी का आरोपी न्यायालय में अगर उसका प्रकरण चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसका नाम, उसका केस वापस नहीं ले सकती है, न्यायालय तय करेगा। केजरीवाल जी को राहत के न्यायालय नहीं दे रहा है, भाजपा उसमें क्या करेगी? योगेश जी न्यायालय में गए। अभी कल बताऊं, कल की बात बताऊं, कल इनकम टैक्स जो एक लास्ट बात, कांग्रेस के खाते जो सीज किए। एक सेकंड सर, वो घूम के बात आ जाएगी क्योंकि कई दिन से हम वही सुन रहे हैं। नहीं, इन्होंने एक सवाल खड़ा किया था, इन्होंने जो जिक्र किया अजीत पवार का, हाँ, उसी पे प्रफुल्ल पटेल का, और भी कुछ लोगों के भूल गए। वही तो बोल रहा हूं। तो वो एक इनका ये कहना है कि उनके केस विड्रॉ हो जाते हैं। एक भी नहीं हुआ सर, नहीं होगा, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती फाइल। और जो बोलता है कल किसी पे, जैसे अजीत पवार पे कहा गया कि इतने 1000 करोड़ रुपए का, बेईमान कहूंगा मैं तो बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, जो भाषा का प्रयोग नेताओं ने किया वो तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बाद में अब कहीं चर्चा नहीं होती है। वो चर्चा नहीं होती, इनका ये कहना है कि चर्चा नहीं होती है, चर्चा खत्म हो जाती है उसी के साथ। कांग्रेस के जो खाते फ्रीज किए गए, कल कांग्रेस दिल्ली हाईकोर्ट में गई थी, न्याय है, न्यायालय जाना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। उसमें भाजपा क्या करेगी? बिल्कुल, अगर कानून का पालन आप नहीं करोगे, आप सत्ता के अहंकार के अंदर 10-10 साल, 12-12 साल आप परवाह नहीं करोगे। और इसमें एक नई चीज बता रहा हूं, केवल रिटर्न फाइल करना था, केवल रिटर्न। अगर कोई पार्टी रिटर्न फाइल नहीं करे, चलिए मैं 30 सेकंड आपकी बात पे कुछ कहना चाहूंगा, समय हो चुका है। बिल्कुल। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सेना की राष्ट्रवाद की बहुत बात करते हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है। अभी हमारे थल सेना अध्यक्ष ने जो वार्षिक अपनी प्रेस वार्ता करके ये कहा कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पे भारत की सेना अभी पेट्रोलिंग और गश्त नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिन लगातार अनशन किया लद्दाख के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे चरवाहे 15 किलोमीटर पहले ही रोक दिए जाते हैं। जहां पे शहीद स्मारक होती थी, उस शहीद स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री मौन होते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि 40 हमारे पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए, जिसके बारे में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने यह वक्तव्य दिया कि हमने प्रधानमंत्री से बात की, लेकिन उस शहादत के नाम पे अगर देश में पहली बार किसी ने वोट मांगा, वो भारतीय जनता पार्टी ने मांगा। इन्हें सत्ता से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम नहीं है। इसलिए मैं समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि मुद्दे ऑलमोस्ट ये रहेंगे। आज हम सियासी तूफानी जो दौरे थे उनकी बात करना चाह रहे थे, लेकिन मुद्दों पे जरूर आना चाहे क्योंकि मुद्दे यही मुद्दे उस मंच से आपको सुनाई देंगे। महज ये बानगीवर है, कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा, बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा, साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में अगर ये व्यंग और बाण नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि वहां बैठने वाले जो दर्शक होंगे या वहां जाने वाली भीड़ है उसको भी मजा नहीं आएगा। वो चाहे किसी भी अंदाज में कहा जाए, राजेंद्र जी ने सही कहा कि मजा तभी आता है भीड़ को भी जब कुछ उसके मतलब की बात आए। अब वो मतलब अलग अलग अर्थ अपने अपने अंदाज में लोग निकालते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।